चिल्ड्रन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम रिकैप करेंगे कंटिन्यूशन ऑफ द लेसन विजिट टू कैम्ब्रिज। बच्चों याद है ना, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विजिट टू कैम्ब्रिज यानी यात्रा। विजिट यानी कि यात्रा किया था कैम्ब्रिज के। यहाँ पे कैम्ब्रिज क्या है? एक सिटी है। सिटी कहाँ पे? इंग्लैंड में एक सिटी है, शहर है। इंग्लैंड में एक शहर है। A visit to Cambridge. ओके, नाउ इसमें पेज नंबर लेसन नंबर 4 निकालिए, पेज नंबर 22 निकालिए, पेज नंबर 22 निकालिए, लेसन नंबर 4। जल्दी से किताब निकालिए, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं हम अभी। ठीक है, रेडी? शैल वी गो फॉर इट? यस। सो फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? दिस इज द स्टोरी ऑफ a meeting between two extraordinary people. दो एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल मैंने लिखा है, देखिए। स्टोरी, कहानी, ये एक कहानी है। किसकी कहानी है? दो एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल, दो असाधारण लोगों की क्या मुलाकात, यानी कि मीटिंग, यानी कि मुलाकात के बारे में। मुलाकात या कहानी है मुलाकात किसकी? दो असाधारण लोगों की। अभी वो को क्या है? डिफरेंटली एबल्ड है। डिफरेंटली एबल्ड, पहले हम डिसेबल्ड बोलते थे उनको, आजकल कैसे बोलते हैं? डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंट यानी कि शारीरिक रूप से असक्षम है। ओके, दे आर नॉट, हमारे जैसे साधारण नहीं है। उनको हाथ पांव या किसकी तो कमी होती है। ओके, सो शारीरिक रूप से है। तो क्या है अगला? हमने पढ़ा था कौन है वो दो लोग। एक तो है स्टीफन हॉकिंग, एक तो स्टीफन हॉकिंग, ये पढ़ा था हमने। स्टीफन हॉकिंग, देखिए मैं पढ़ रही हूँ वापस। स्टीफन हॉकिंग, एन एस्ट्रोफिजिस्ट who suffers from a form of paralysis. सो क्या है उनका कमी क्या है? उनको पैरालिसिस है। पैरालिसिस यानी कि लकवा है। एंड वो कौन है? एस्ट्रोफिजिस्ट। एस्ट्रोफिजिस्ट मैंने बताया था ना आपको, जो यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, सब तारों के बारे में पढ़ते हैं, खगोल शास्त्री है। तो वो जो है वो उनको लकवा था। और कन्फाइंस, अगला लाइन पढ़िए, that confines him to a wheelchair. कन्फाइंस यानी कि व्हील चेयर में कैद रहना पड़ता था ना, क्योंकि वो चल नहीं पाते थे, उनको लकवा था ना बच्चों, तो वो चल नहीं पाते थे। तो कन्फाइंस हिम टू द, कन्फाइंस, CONFINES, कन्फाइंस यानी कि व्हील चेयर में कैद थे वो। ओके, कैद यानी तो सीमित भी बोल सकते हैं उसको। फिर क्या बोल रहे हैं? एंड अलाउस हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन। अलाउस यानी कि उनको पंचिंग बटन, उनके व्हीलचेयर में कंप्यूटर था, वो कंप्यूटर के बटन दबाने से वो उसके द्वारा ही बात कर सकते थे। वो खुद बात नहीं कर सकते थे। उनको जो भी बात हम हमारी तरफ या किसी की तरफ पहुंचानी होती थी, वो कंप्यूटर में पंचिंग बटन्स यानी कि वो जो कीपैड होता है ना, उसको दबा के फिर उससे ही वह अपनी बात दूसरों की तरफ पहुंचाते थे। तो देखिए वापस पढ़ रहे हैं, देखो। He allows him to speak only by punching buttons on a computer. तो क्या क्या 3 पॉइंट याद रखना है आपको स्टीफन हॉकिंग के बारे में? वो एस्ट्रोफिजिस्ट थे, यानी कि, और पैरालिसिस था, और उनको कन्फाइन रखता था किसमें? व्हील चेयर पर। व्हील चेयर पर, कहाँ पे कन्फाइन थे? व्हील चेयर पर। ठीक है, सो ये जो थी, और वो बात कैसे करते थे? स्पीक, कैसे बात कर सकते थे? स्पीक कैसे कर सकते थे? पंचिंग बटन्स के द्वारा। तो ये ही आपको याद रखना है स्टीफन हॉकिंग के बारे में। ये कितना पॉइंट? 1, एस्ट्रोफिजिस्ट, पैरालिसिस, confines him to the wheelchair and speak only through punching buttons. 4.1 2 3 4, 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है स्टीफन हॉकिंग के बारे में। अभी अगला इधर बताया था ना, 2 एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल, तो उसमें से एक हमने जान लिया, वो स्टीफन हॉकिंग है। दूसरा कौन है? दूसरा है फिरदास कांगा। कौन है?
फिर दास कांगा, फिर FIR, फिर दास DAUS दास कांगा KANGA कांगा। तो फिर दास कांगा कौन थे? राइटर एंड जर्नलिस्ट, यानी कि लेखक और ये पत्रकार थे। तो वो क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिरदास कांगा, a writer and journalist who lives and works in Mumbai, यानी कि वो रहते थे और काम, रहते थे और काम, काम कहाँ पे करते थे बच्चों? मुंबई में। ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या लिखा? कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स, यानी कि बॉर्न, बॉर्न यानी कि जन्म, उनका जब जन्म हुआ था तब वो कैसे थे? ब्रिटल बोन्स के साथ। ब्रिटल बोन में हड्डियों की, हड्डियां बहुत कमजोर रहती हैं, वो कभी भी गिरेंगे तो वो तुरंत ही उनका उनको गिर जाते हैं तो लग जाती है उनको। तो ब्रिटल बोन्स, ब्रिटल यानी कि कमजोर हड्डियां। ठीक है। सो अगेन पढ़ती हूँ, देखिए। Kanga was born with brittle bones and like Hawking moves around the wheelchair। तो like Hawking के जैसे ही उनका भी व्हीलचेयर से ही चलना था, व्हीलचेयर में ही चलना था। क्या बोल रहे हैं इनके बारे में? क्या मालूम पड़ा? वह राइटर एंड जर्नलिस्ट, वो एक पॉइंट हो गया। फिर उनका, वो कहाँ पे रहते थे और कहाँ पे काम करते थे? मुंबई में। और उनको क्या परेशानी थी? अभी जैसे ये पैरालिसिस थे, इनको क्या था? ब्रिटल बोन्स था, ब्रिटल बोन्स, ये तीन याद रखना। फिर बाद में वो भी व्हीलचेयर में ही, हॉकिंग के जैसे ही। उनका आखिरी नाम देखो, इनको हॉकिंग बुलाया जा रहा है, इनको कांगा बुलाया जा रहा है। तो उनका लास्ट नेम, उसको फर्स्ट नेम बोलते हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो इनका लास्ट नेम को हॉकिंग बुला रहा है, इनको कांगा। तो कांगा हॉकिंग के जैसे ही व्हीलचेयर पे रहते, उनका भी कन्फाइन था, कन्फाइनमेंट व्हीलचेयर में ही थे वो भी। ठीक है। तो इतना ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए बच्चों। ये कहानी है किसकी? दो असाधारण लोगों की, वो असाधारण लोगों की। तो वो कौन दो लोग थे? स्टीफन हॉकिंग और फिरदास कांगा। स्टीफन हॉकिंग कौन थे? एस्ट्रोफिजिस्ट। मैंने स्पेलिंग पढ़ाना बताया था लास्ट टाइम क्लास में। एस्ट्रो फिजिक्स का स्पेलिंग लिख लीजिए, इस्ट लिख लीजिए, एस्ट्रोफिजिस्ट। फिर वो, उनको क्या प्रॉब्लम था? क्यों, कैसे वो डिसेबल थे? बोल रहे हैं ना, डिफरेंटली एबल थे ना, तो क्या था? उनको पैरालिसिस था। इनको क्या था? ब्रिटल बोन्स था। तो वो पैरालिसिस से ग्रस्त थे, लकवा से ग्रस्त थे। ठीक है। लिख लिया बच्चों? मैं रब करूं बोर्ड? ये सब आपके बुक में है, आप सिर्फ अंडरलाइन करो, मेरे साथ साथ अपना किताब निकालो, अंडरलाइन करते करते आप लिख लीजिए। स्टोरी, कहानी, मीटिंग, मुलाकात, टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, असाधारण लोग। लिख लिया बच्चों? मैं इस तरफ का बोर्ड रब कर रही हूँ, फिर मैं आपको इस तरफ, आप देखिए, जब तक लिख लीजिए। तो हम आगे पढ़ेंगे, इतना तक ही हमने पिछली कक्षा में देखा था। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। व्हील चेयर तक पढ़ लिया हमने। अभी कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर, मेटाफॉर। अब ये मेटाफॉर क्या होता है बच्चों? मेटाफॉर, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड। ये कैम्ब्रिज जो है वो मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड, फॉर इंग्लैंड। इसका मतलब क्या है? कैम्ब्रिज उनके लिए, मेरे लिए माने उनके लिए, वहां पे वो मेरे लिए करके बोले, माई मेटाफॉर। तो कैम्ब्रिज उनके लिए इंग्लैंड का दूसरा नाम था। ये क्या है? दूसरा नाम। ये मेटाफॉर यानी कि रूपक होता है। तो इधर क्या उसका अर्थ क्या है? तो कैम्ब्रिज जो है उनके लिए इंग्लैंड का दूसरा नाम था, इंग्लैंड का दूसरा नाम था। ये जो कैम्ब्रिज है ना बच्चों, उनके लिए इंग्लैंड का दूसरा नाम था। क्यों? तो कैम्ब्रिज बहुत ही एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है।
इंग्लैंड में, इंग्लैंड कैम्ब्रिज एक शहर है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज करके बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, इसलिए उनके लिए कैम्ब्रिज इंग्लैंड का दूसरा नाम है। ठीक है, समझ में आया वो लाइन क्या है, उसके लिए वो बोल रहे हैं मेटाफर। अभी हम जानेंगे मेटाफर। मेटाफर आपको ग्रामर में भी आप पढ़ोगे, उसका मतलब क्या है, हम बोल कुछ रहे हैं मगर उसका अर्थ कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, इधर ये अभी लेसन के अलावा मैं बता रही हूँ आपको, ही इज अ काउच पोटैटो। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कि तुम काउच पोटैटो जैसे दिख रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि वो एक मोटा सा ऐसा गोल मटोल है, तो मैं उनको उनको क्या बोल रही हूँ, ही इज अ काउच पोटैटो। तो ये एक मेटाफर हुआ, मेटाफर हुआ, क्योंकि उनको मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ उनको पोटैटो, पोटैटो यानी आलू के साथ कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, शी गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अभी मैं बोल रही हूँ कि उसको उसको सोने जैसे दिल है, किसी को सोने का, वाकई में सोने का दिल, यानी कि बोलने का मतलब क्या है कि उसका बहुत ही अच्छा दिल है। क्या, इसका मतलब नहीं कि सोने से बना हुआ दिल, ऐसा थोड़ी होता है, मगर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, सोने जैसा उसका दिल है। सो शीज, मगर इधर क्या बोल रहे हैं हम, शीज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड। हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, उनको सोने जैसा नहीं बोल रहे, हमको सोने का दिल है। तो क्या सोने का दिल बना सकते हैं हम लोग, नहीं, सोने के जैसा उसका बोलने का मतलब ऐसे जब हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ऐसे फ्रेजेस जब बोलते हैं हम, इसको ही मेटाफोर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड, यानी कि क्या बोल रहे हैं, कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का दूसरा नाम है। जैसे इस ये ही जो है, यहाँ पे मैं राम डाल रही हूँ, राम इस अ काउच पोटैटो ऐसे बोल रही हूँ, तो राम इस अ काउच, राम एक काउच पोटैटो जैसा दिख रहा है, पोटैटो जैसा दिख रहा है यानी कि आलू जैसे दिख रहा है। तो राम को किसके द्वारा कंपेयर किया जा रहा है, काउच पोटैटो, शी इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो हम क्या है यहाँ पे, उनको उसका लिटरली लिटरली यानी कि उसका मीनिंग जो है वो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वो गोल्ड जैसे, सोने जैसा दिल है उसका, मगर हम बोल ही रहे हैं कि शी इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ऐसे बहुत सारे मेटाफोर हैं। ठीक है, तो जो बहुत सारे मेटाफोर हैं, तो हम लोग जैसे ये देखेंगे, हार्ट ऑफ स्टोन बोलेंगे, हार्ट ऑफ स्टोन बोलेंगे, तो पत्थर का दिल है करके बोल रहे हैं। तो मैं किसी का पत्थर के दिल, पत्थर से दिल बन सकता है क्या, नहीं ना। तो क्या है, हार्ट ऑफ स्टोन, तो ऐसा ही इज गॉट अ हार्ट ऑफ स्टोन, तो इस सब ऐसे सेंटेंस को ही मेटाफोर बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं बच्चों, मैं और जो बहुत सारे मेटाफर यहाँ लिखती हूँ, ये लिख लिया ना आपने, यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ, और ये लिख लीजिए बच्चों, हार्ट ऑफ स्टोन, ये और एक मेटाफर है। अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड यानी तो क्या है, जल्दी उठने वाला को अर्ली बर्ड बोलते हैं। ओके, ही इज अ अर्ली बर्ड, ऐसे बोलेंगे तो वो बर्ड पक्षी नहीं बन गया, वो जल्दी उठता है, उसका मतलब है, ये भी एक मेटाफर है। हार्ट ऑफ लायन, ही हैज अ हार्ट ऑफ लायन, शेर के जैसे बड़ा दिल है उसका, शेर के जैसे बड़ा दिल है, ये भी एक मेटाफर है। मैं इतना क्यों आपको समझा रही हूँ कि मेटाफर का अर्थ क्या है, इसके लिए मैं ये लेसन के अलावा मैं आपको ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ताकि आपको मेटाफर का मीनिंग आप भूले नहीं। ठीक है, नाइट आउल, आजकल बहुत लोग रात को जगते हैं, तो हम उनको उल्लू बुलाते हैं, उल्लू रात को जगता है ना, वह एक रात का पक्षी है करके हम किसी, कोई कोई जो भी रात को जगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो तो नाइट, ही इज अ नाइट आउल या शी इज अ नाइट आउल। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये नहीं कि वो उल्लू है, उल्लू जैसे वो रात को जगता है, वो एक मेटाफर है। सो नाइट आउल, ये भी लिख लीजिए, नाइट आउल।
यू आर माई सन, तुम मेरे सूरज हो। तो उसका मतलब क्या है कि सूरज, यानी कि सूरज जैसे तुम मेरे लाइफ में प्रकाश देते हो, ऐसा बोलने का मतलब है। यू आर माई सन, इधर सन, SUN, सन, सन माने सूरज, ये नॉट, नॉट ये SON, सन तो लड़का, बच्चा होता है या, ओके। ये नहीं, द सन एंड डॉटर, मेरी बेटी और बेटा, सन यानी कि बेटा होता है यहाँ पे, ये बेटा नहीं है यहाँ पे सूरज है। तो ये मेटाफर लिख लीजिए जल्दी से, फिर वापस लेसन पर चलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेटाफर का मीनिंग आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है अभी। लिख लीजिए बच्चों, मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, यानी कि कैम्ब्रिज दूसरा नाम था मेरे लिए। इसका यहाँ पे ही इज अ काउच पोटैटो एक मेटाफर है। शी इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड, हार्ट ऑफ, ये ऐसे गॉट अ हार्ट यहाँ पे, शी इज गॉट अ हार्ट ऑफ स्टोन, he is an early bird, he has a heart of lion, he is a night owl, you are my son। लिख लिया बच्चों? मैं वेट कर लियो आपके लिए, लिख लीजिए। ठीक है, रब करो। ये सब क्या है? मेटाफर है। he is a couch potato, she's got a heart of gold, she is, यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हो, she is got a heart of gold के बदले heart of stone लिख दीजिए। ही इज अ अर्ली बर्ड, यहाँ पे लिखना है, सेंटेंस लिख लीजिए सर। ही इज एन अर्ली बर्ड, ही हैज अ हार्ट ऑफ लायन, ऐसे आप लिख सकते हो अपना सेंटेंस। नाइट अवल, यू आर माई सन, शी इज अ नाइट अवल, शी इज अ नाइट अवल। बोर्ड रब करूं बच्चों? तो हम वापस लेसन पे जा रहे हैं। आपको मेटाफर क्या है समझा दिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट आई हैड बिकम, देखिए कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर, मैं वापस लिख रही हूँ यहाँ पे, कैम्ब्रिज, यहाँ पे कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। ठीक है, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, इसके बाद में एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट, इट वॉज स्ट्रेंज यानी कि विचित्र था, स्ट्रेंज यानी कि विचित्र था, विचित्र था। क्या विचित्र था बच्चों? दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैंने छोड़ा था, व्हेन आई लेफ्ट इट, लेफ्ट इट तो यहाँ पे क्या, लेफ्ट इट तो यहाँ पे ये सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन आई लेफ्ट इट आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग, मैं और ही कुछ बन गया था, बिकम ऑल टुगेदर समथिंग, ऑल टुगेदर समथिंग, मैं और ही कुछ बन गया था। बट बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, मैं क्यों यहाँ पे, क्यों समथिंग एल्स क्यों बता रहे, मैं और ही कुछ बन गया था, क्यों? क्योंकि वह स्टीफन हॉकिंग से मिले थे, स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग से मिले थे। वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, यानी कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का दूसरा नाम था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, एंड बहुत ही विचित्र था जब मैंने उसको छोड़ा था। आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, मैं और ही कुछ बन गया था। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज क्या, बिकॉज क्या बच्चों, बिकॉज वह स्टीफन हॉकिंग से मुलाकात हुई उनको, बिकॉज आई मेट स्टीफन हॉकिंग। तो उनको इतनी खुशी हुई कि वह स्टीफन हॉकिंग, क्यों? क्योंकि स्टीफन हॉकिंग हॉकिंग उनके जैसे ही व्हीलचेयर में थे, उनके जैसे ही डिफरेंटली एबल्ड थे। और कौन थे स्टीफन हॉकिंग, कौन थे, कौन थे बच्चों? एक
एस्ट्रोफिजिस्ट थे, बहुत ही महान एस्ट्रोफिजिस्ट, बहुत महान साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। इसीलिए उनको बहुत ही वो अलग ही कुछ महसूस करते थे, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे बहुत विचित्र लगा वो शहर छोड़ने में, क्योंकि मैं और ही कुछ बन गया था, ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। क्यों? बिकॉज मैंने स्टीफन हॉकिंग से मेरी मुलाकात हुई करके बता रहे हैं। ये लाइन समझ में आ गया बच्चों आपको? अभी लिख लीजिए बोर्ड में जो लिखा है, मेटाफोर, स्ट्रेंज, विचित्र, लेफ्ट इट ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, में ऑल टुगेदर समथिंग और ही कुछ बन गया था। फिर क्या बता रहे हैं? बिकॉज आई हैड मेट, क्योंकि मैं मिला था, किससे मिला था? स्टीफन हॉकिंग से मिला था। ऑल टुगेदर माने हम बोल सकते हैं पूरी तरह से, पूरी तरह से मैं कुछ बन गया था, पूरी से, ऑल टुगेदर, पूरी तरह से। बोर्ड रब करूं बच्चों? आपको अगर और धीरे से जाना चाहते हो तो मुझे आप अगली क्लास में जब मैं एमसीक्यू पूछूंगी तो बोलिए, मैं और धीरे से पढ़ाऊंगी। आपको ये सही लग रहा है तो भी बताइए कि ये सही है करके, ठीक है? तो हो गया, स्टीफन हॉकिंग हो गया, अभी इतना तक पढ़ लिया। तो सेकेंड पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया बच्चों मैंने। अभी हम जा रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है? देख लीजिए। It was on a walking tour through Cambridge. It was on a walking tour, यानी कि बाद में क्या बता रहे हैं? वॉकिंग, वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज। तो वो चल के जा रहे थे, टूर यानी कि यात्रा जो है, ओके, यानी कि वो टूर पे जा रहे थे, वॉकिंग टूर पे जा रहे थे। दैट द गाइड, किसके साथ जा रहे थे? गाइड के साथ। गाइड कौन बच्चों? जो हर शहर में अगर हमको वो घूमने के लिए दिखाते हैं कि किधर के क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, तो उनको ही गाइड बोलते हैं। तो जो गाइड है वह हमको, हम चल के जा रहे थे तब क्या बता रहे थे? मेंशन्ड यानी कि जिक्र किया, मेंशन्ड यानी कि क्या बच्चों? जिक्र किया। क्या जिक्र किया? स्टीफन हॉकिंग mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now. तो स्टीफन हॉकिंग क्या है? पुअर मैन who is quite disabled, disabled, यहाँ पे देखिए disabled, disabled now, though he is worthy successor। अभी ये कौन बात कर रहा है? गाइड बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? जिक्र कर रहा है, किसके बारे में? स्टीफन हॉकिंग के बारे में बता रहा है। गाइड किसके बारे में बता रहा है? स्टीफन हॉकिंग के बारे में बता रहा है कि क्या है? वह बहुत ही बेचारा है, पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड है, दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर, दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये जो गाइड जो है जिक्र कर रहा है किसके बारे में? स्टीफन हॉकिंग के बारे में। क्या करके जिक्र कर रहा है? कि वो बहुत बेचारा आदमी है, वह डिसेबल्ड है, यानी कि शारीरिक रूप से असक्षम है। दो वर्दी सक्सेसर, दो ही स वर्दी सक्सेसर, वर्दी सक्सेसर माने क्या? योग्य उत्तर उत्तराधिकारी। देखिए, वो योग्य उत्तराधिकारी, ओके। यानी कि क्या? वो उनको बोल रहे हैं कि वह, उनके ऊपर दया बता रहे हैं कि वह बहुत ही बेचारे हैं, क्योंकि वह चल नहीं पा रहे हैं ना, व्हील चेयर पे है ना, वह डिसेबल्ड है। दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर, दो ही इज अ वर्दी, मैं सेंटेंस ही लिख देती हूँ, दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर, हालांकि वह एक योग्य उत्तराधिकारी है। किसके उत्तराधिकारी हैं? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन कौन है बच्चों? वो भी एक साइंटिस्ट है, तो उत्तराधिकारी है, आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी हैं।
उसके बारे में क्या बता रहे हैं? Whose Isaac Newton, whose chair he has at the university? Whose chair he has at the university? उसका मतलब क्या है? उनकी कुछ इधर क्या बता रहे हैं? उनकी कुछ कुर्सी उसके पास है। इसका मतलब यही बता रहे हैं ना कि उनकी कुर्सी उनके पास है। उसका एक्चुअल में क्या मतलब है कि वह उनकी पद प्रतिष्ठा आइजैक न्यूटन के बाद उनको ही दिया गया है पद। ओके, आइजैक न्यूटन के बाद ही स्टीफन हॉकिंग को उनका पद दिया गया है करके हमको बता रहे हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो इतना समझ में आ गया, ये लिख लीजिए बच्चों। हाँ, मैं और एक बार समझा देती हूँ आपको। जब वो गाइड के साथ वॉकिंग टूर यानी कि चल के जा रहे थे, यात्रा टहल रहे थे, चल के जा रहे थे, तब क्या हुआ? तब गाइड ने मेंशन किया यानी कि जिक्र किया, किसके बारे में जिक्र किया? स्टीफन हॉकिंग के बारे में जिक्र किया कि वो बहुत बेचारे हैं, वो डिसेबल्ड है, शारीरिक रूप से अक्षम है। और क्या बोल रहे थे वह? हालांकि दो दो माने हालांकि वह क्या योग्य उत्तराधिकारी हैं, किसके? आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी हैं, फिर भी उनको बेचारा करके वह गाइड उनको बुला रहा है। ये कहानी इसके बारे में है बच्चों कि जब भी आप एक डिसेबल्ड लोग को देखो या डिफरेंटली एबल के लोग के, तो उनको दया मत दिखाओ। उनके लिए अगर आप उनको आपकी मदद चाहिए तो जरूर कीजिएगा, मगर हमेशा उनको दया भावना के साथ मत देखिए, क्योंकि उनको बुरा लगता है कि मुझे ऐसा क्यों देखा जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग और फिरदास कांगा जो है, जिससे डिफरेंटली एबल्ड होने के बावजूद भी इतने बड़े महान साइंटिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो आप लोग को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ठीक है? ना कि उनको दया नहीं, दया भाव से नहीं देखना चाहिए उनको, ठीक है? तो उनको बुरा लगता है कि मैं भी उसके बारे में ये लेसन है, और आगे आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे। तो ये लिख लीजिए बच्चों, जल्दी लिख लीजिए। मेटाफर, इधर से मैं वापस समझा रही हूँ, यानी कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का दूसरा नाम था करके बता रहे हैं, ठीक है? फिर बहुत ही विचित्र था जब मैंने वो शहर छोड़ा था, क्योंकि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद वो शहर मेरे लिए और ही कुछ बन गया था, मैं और ही कुछ बन गया था, ऐसे करके बता रहे हैं ये पैराग्राफ में। उसके बाद में अगले तीसरे पैराग्राफ में कब जब बता रहे हैं कि वो गाइड के साथ जब वॉकिंग टूर पे जा रहे थे, तब गाइड ने मेंशन किया था कि वह बहुत पुअर मैन है, डिसेबल्ड है। ओके, दो ही सब, हालांकि वह बहुत ही सक्सेसर है यानी कि योग्य उत्तराधिकारी है, किसके? आइजैक न्यूटन के, फिर भी ऐसे उनको पुअर मैन करके बता रहे हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आया बच्चों? मैं बोर्ड रब करती हूँ इस तरफ। हो गया लिखना? शैल आई स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों? नेक्स्ट पैराग्राफ, अभी 1 2 3 पैराग्राफ हो गया, फोर्थ पैराग्राफ में जा रही हूँ मैं। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ तो हमने रिकैप किया है, अभी सिर्फ सेकेंड और थर्ड किया है हमने। अभी हम जाएंगे फोर्थ पैराग्राफ में। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist. And I started. And I माने क्या? कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे? And I started यानी कि यहाँ पे कौन बात कर रहा है बच्चों? यहाँ पे कौन बात कर रहा है? स्टीफन हॉकिंग के बारे में वो कौन बता? फिरदास कांगा जो है बता रहे हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज फिरदास कांगा, यहाँ पे आई किसको बता रहे हैं? फिरदास, फिरदास कांगा, आई। एंड आई स्टार्टेड
उसके बाद में बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन यानी कि मैं भूल गया, फॉरगॉटन, आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन यानी कि मैं भूल गया था, क्या भूल गया था कि मोस्ट ब्रिलियंट यानी कि मोस्ट ब्रिलियंट, सबसे, मोस्ट कब डालते हैं बच्चों, ये एडजेक्टिव में आपने पढ़ा होगा, मोर और मोस्ट ब्रिलियंट करके पढ़ा होगा, जब सबके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं तब हम मोस्ट डालेंगे, ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट, जब दो लोग से कंपेयर कर रहे हैं तो हम मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट कब डालेंगे बच्चों, इनको क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, ऐसे पढ़ा होगा ना आपने पिछली क्लास में, जब बहुत लोग के साथ एक एक को कंपेयर कर रहे हैं, बहुत दो के अधिक से साथ कंपेयर कर रहे हैं, तब इसको मोस्ट डालेंगे, जब एक को दूसरे से कंपेयर करते हैं तब मोर डालेंगे, ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट, ये हमने कंपैरेटिव डिग्रीज करके पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट माने सब साइंटिस्ट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पे मोस्ट ब्रिलियंट यानी सबसे प्रतिभाशाली, सबसे प्रतिभाशाली, तो सबसे प्रतिभाशाली थे, फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज, कंप्लीटली, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से, कंप्लीटली पैरालाइज, पैरालाइज तो ऑलरेडी बता दिया है हमको आपको कि लकवा था उनको, पैरालाइज एस्ट्रोफिजिस्ट, तो उनको क्या था, पैरालाइज एस्ट्रोफिजिस्ट थे करके बताया था ना हमने स्टीफन हॉकिंग के बारे में। तो द ऑथर यानी कि क्या बच्चों, लेखक, लेखक, मशहूर लेखक थे, ऑथर ऑफ अ ब्रीफ, ये बुक याद रख लिए, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, फिरदास कांगा जी, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये प्रतिभाशाली सब कौन है, स्टीफन के बारे में बात कर रहे हैं, स्टीफन के बारे में बात कर रहे हैं, कि स्टीफन हॉकिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, कि और वो एक लेखक थे, किसके बारे में, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑफ एवर, बेस्ट सेलर्स यानी कि बेस्ट सेलर्स यानी कि क्या है, बेस्ट सेलर्स यानी कि बहुत ही बिक्री हो रहा था उसका, सो बेस्ट सेलर्स ऑफ टाइम, और क्या बता रहे हैं बच्चों, बेस्ट सेलर्स ऑफ टाइम, बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड देयर, कि यहाँ पे वहां रहते थे, मैं भूल ही गया था कि स्टीफन हॉकिंग वहां पे रहते थे, कहाँ पे, क्योंकि इन्होंने गाइड ने जिक्र किया था ना, गाइड ने जिक्र किया था स्टीफन हॉकिंग के बारे में, तो वो क्या बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में, फिरदास कांगा, कि मैं भूल ही गया था कि वहां सबसे प्रतिभाशाली जो लेखक थे, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वह एक बहुत ही बेस्ट सेलर था, यानी कि सर्वश्रेष्ठ विकृत, बेस्ट सेलर्स, यहाँ बोर्ड दिख रहा है क्या आपको, यहाँ लिखती हूँ मैं, सर्वश्रेष्ठ विकृत, बोर्ड दिख रहा है आपको, अभी दिख रहा है बच्चों बोर्ड, हाँ ठीक है, yes, so he was saying that it is a best seller, the brief history of time was the best seller of, okay, then what they are saying now, again I will repeat, आप सुन लीजिए, वह चल टहल रहे थे तब गाइड ने जिक्र किया था, मेंशन किया था, किसके बारे में, स्टीफन हॉकिंग के बारे में, कि वह बहुत ही बेचारे हैं, डिसेबल्ड हैं, और वह हालांकि वह योग्य उत्तराधिकारी हैं, ही इज अ वर्दी सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन, फिर भी उनके बारे में बात करें तो फिरदास कांगा बोल रहे तो
आई फॉरगॉटन माने मैं भूल गया था कि इतना मोस्ट ब्रिलियंट आदमी जो यहाँ रहता था उनसे मिलने के लिए मैं भूल ही गया था कि वो एक आदमी यहाँ रहता है, मैं भूल गया था। आई स्टार्टेड, जब मैं वापस वो पैराग्राफ पढ़ रही हूँ सुन लीजिए। एंड आई स्टार्टेड because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, ये एक महान प्रतिभाशाली और पूरी तरह से लखवा मारे हुए पैरालाइज्ड जो ऑथर थे, ऑथर यानी लेखक थे, किसके लेखक थे? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वह बहुत ही बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स हियर एवर लिव्ड हियर। तो वो जो किताब है वह सर्वश्रेष्ठ बिक्री था, उसका बिक्री जो है बहुत ही ज्यादा था, और वो यहाँ रहते थे कि मैं वो भूल गया था करके ही ये दूसरी पैराग्राफ में बता रहे हैं। ठीक है, तो अगला पैराग्राफ पे जाएं, अभी हम जाएं बच्चों, हम लिव्ड हियर when the walking tour was done, when the walking tour was done। मैं बोर्ड रब करूं बच्चों, लिख लिया आपने? इस तरफ लिख लिया होगा आपने। तो अभी तक का कहानी क्या है? दो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। एक था स्टीफन हॉकिंग, दूसरा था फिरदौस कांगा। और एक स्टीफन हॉकिंग क्या थे? एस्ट्रोफिजिस्ट थे, और उनको पैरालिसिस था और व्हीलचेयर पे थे। वो बात नहीं कर पाते थे, पंचिंग बटन करके, कंप्यूटर में पंचिंग बटन यानी कि बटन दबा कर ही बात कर पाते थे। तो अगला है फिरदौस कांगा जी के बारे में। वह एक लेखक, राइटर एंड जर्नलिस्ट थे, यानी कि लेखक और पत्रकार थे, और वह मुंबई में काम करते थे और रहते थे। फिर कांगा को क्या था? कांगा ब्रिटल बोन्स था, यानी कि कमजोर हड्डी थी उनको, और वह भी व्हीलचेयर पर भी बैठते थे। फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैरा का रीकैप क्या है? केम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड, यानी कि केम्ब्रिज इंग्लैंड का दूसरा नाम था मेरे लिए। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट आई हैड बिकम समथिंग एल्स। जब मैंने वो शहर छोड़ा था तो मैं और ही कुछ बन गया था। क्यों? क्योंकि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला था करके सेकेंड पैराग्राफ में बोल रहे हैं। फिर अगला पैराग्राफ क्या बोल रहे हैं? It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking। मैं वॉकिंग कर रहा था तब गाइड ने मेंशन किया स्टीफन हॉकिंग एक बेचारा आदमी है, वह डिसेबल्ड है, हालांकि वह या उत्तराधिकारी है करके बताया था। किसका? आइजैक न्यूटन का करके बताया था। फिर क्या बता रहे हैं? फिर यहाँ पे ये पैराग्राफ पे आ रहे हैं। आई हैड फॉरगॉटन, मैं बहुत भूल गया था कि ये सबसे प्रतिभाशाली जो पूरी तरह से लकवा है, पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट यहाँ पे रहते हैं, और जिसने यह किताब लिखी है। कौन सी किताब है? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बच्चों बराबर सुन लीजिए और पढ़ लीजिए। अगली कक्षा में आपको इसका क्वेश्चन आंसर मैं पूछूंगी, किसने ये किताब लिखा था, क्यों, कौन सबसे प्रतिभाशाली है, किसका उत्तराधिकारी थे? आइजैक न्यूटन जी के उत्तराधिकारी थे। कौन थे? स्टीफन हॉकिंग उत्तराधिकारी थे। ऐसा करके मैं आपसे सवाल पूछूंगी, ठीक है? मैं बोर्ड रब करूं? तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे ये लेसन में। मैं रोक रही हूँ यहाँ पे लिव्ड हियर तक, यानी कि 1 2 3 4 पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर दिया है। अगला पैराग्राफ हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखेंगे आपका, हमने लास्ट क्लास पढ़ा था ना बच्चों, वर्ब्स करके पढ़ा था, बराबर है आपका? वर्ब्स करके पढ़ा था ना आपसे? अभी हम देखेंगे और क्या वर्ब है, क्या क्या वर्ब्स पढ़ा था? रेगुलर एंड इरेगुलर, रेगुलर एंड इरेगुलर पढ़ा था ना हमने? रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, ऐसा पढ़ा था ना हमने? इसमें V1 V2 V3, V1 V2 ये फॉर्म्स है। V1 माने ये
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वैसे ही इरेगुलर में भी ऐसे हमने पढ़ा था, याद है आपको बच्चों? हाँ, तो हम मैंने 5 वर्ब्स आपको दिए थे। अभी हम यहाँ पे क्या है, रेगुलर वर्ब्स में हम क्या डालते हैं, ईडी डालते हैं, ईडी एंड में, ठीक है। और यहाँ पे अलग वर्ब्स रहते हैं, तो मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। जैसे कि अभी हम मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बताया था लास्ट टाइम, प्ले, यहाँ पे लिखते हैं प्लेड, ईडी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, प्लेड। मगर अभी वही जो दूसरा है, अभी समझे, यहाँ पे स्टडी है, तो यहाँ पे हम स्टडीड, आईईडी लिख रहे हैं, ये वाई को काट के यहाँ आईईडी लिख रहे हैं। यहाँ पे वाई को नहीं काट रहे हैं, क्यों? क्यों नहीं काट रहे हम लोग यहाँ पे, क्यों आईईडी नहीं लिखते हैं? आपने कभी सोचा है? हाँ बच्चों, यहाँ पे हमने ये वाई को निकाल के आई, वाई के बदले आईईडी लिखा है। क्यों है मालूम है बच्चों? ये जो ए वावल आ रहा है यहाँ पे, ये क्या वावल्स माने क्या आपको मालूम है? वावल्स, ए ई आई ओ यू, इनको ही वावल्स बोलते हैं, बराबर ना? ये वावल्स हैं, बराबर, ये वावल्स हैं। तो वावल्स के ये कॉन्सोनेंट है, ये जो बाकी जो अक्षर हैं, बाकी जो बी सी डी, ये जो ए बी सी डी में ये जो है, ये वावल है, ये वावल है, ये बाकी जो है उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो ये जो कॉन्सोनेंट्स है, वावल के, कॉन्सोनेंट के आगे जो है वावल आ गया है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ईडी लगाते हैं। यहाँ पे वावल नहीं है, देखिए वाई के पहले ये भी कॉन्सोनेंट है, इसको काट के आईईडी लिखना चाहिए। समझे क्या बच्चा? स्पेलिंग कैसे आप याद रखो। हाँ, यहाँ ए वाई भी फोनिक साउंड में ए साउंड होता है, ये एक ही साउंड है, ए वाई, ए, इसीलिए यहाँ पे ईडी लगाते हैं। और यहाँ पे आईईडी क्यों लगाते हैं? यहाँ आगे जो है वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट के वाई के पहले जो है कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है। समझ में आया क्या बच्चों? और एक बार समझाऊं, ये प्ले के आगे ये जो है वावल है, स्टडी के आगे, वाई के आगे ये जो है कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे हम ईडी लगाएंगे। यहाँ वाई को काट के आईईडी नहीं लगाएंगे, मगर यहाँ पे काट के आईईडी लगाएंगे, वाई को निकाल के आईईडी लगाएंगे। बोर्ड दिख रहा है बच्चों? यस, एम आई क्लियर? हाँ, ये रूल समझ में आया आपको? हाँ, लिख लीजिए जल्दी से, मैं और भी बताऊंगी आपको। लिख लिया? V1 V2, प्ले, प्लेड, प्लेड, यहाँ पे भी स्टडी, स्टडी, स्टडीड ही आएगा, मगर यहाँ क्यों आईईडी डाला है वो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे, ठीक है। रब करो बच्चों, प्ले, प्लेड, यहाँ पे ए जो है वावल है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये रूल। अभी दूसरा, यहाँ पे होप, होप ऑलरेडी ई है, इसीलिए यहाँ पे होप्ड लिखेंगे। ऑलरेडी ई है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे एक डी लिखेंगे, होप्ड। जैसे कि और एक है लाइक, लाइक्ड, ये ऑलरेडी ई है यहाँ पे, इसलिए ईडी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ ये डी ही ऐड करेंगे। लिख लीजिए बच्चों। फिर अगला, अभी आया आपका हॉप,
हॉप, अभी हॉप आएगा तो ये जो है एक ही सिलेबल, सिलेबल माने हम जब हम जब पढ़ रहे हैं तो एक ही साउंड आ रहा है, हॉप हॉप, हॉप्ड, डबल पी डालोगे, हॉप्ड एक और एक पी। शॉप, शॉप, डबल पी डालोगे, और एक बीच से क्लैप, क्लैप्ड, ये सबको डबल पी डालोगे। शॉप्ड, क्लैप्ड, हॉप्ड। लिख लिया बच्चों? अभी मैं आपको इरेगुलर वर्ब्स में और 5 दूंगी, लास्ट टाइम 5 दिया था, और एक 5 आज लिखूंगी। ये रेगुलर वर्ब्स, ये इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स यानी कि ईडी नहीं ऐड करते हैं, उसका वर्ड ही बदल जाता है। अभी ये कब काम आएगा, कहाँ काम आएगा, पास्ट टेंस में आएगा, पास्ट पार्टिसिपल में आएगा, वो क्या है वो और मैं आपको आगे समझाऊंगी। हाल फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है। जब मैं आपको टेंस सिखाऊंगी, जब आपको ये ध्यान से नोट्स लेके रखो आप किताब में, ताकि आपको जब मैं टेंस सिखा रही हूँ तब आपको समझ में आएगा इसका क्या उपयोग होता है या कहाँ पे उपयोग होता है। अभी दूसरा मैं लिख रही हूँ अभी भी यहाँ पे, हैंग, ये इरेगुलर वर्ब है, हैंग, हंग, हंग, यानी लटकाना, लटकाना, हैंग। फ्रीज, जब बर्फ जम जाती है तो हम बोलते हैं फ्रीज करो, फ्रोज, फ्रोजन। इसका मेक सेंटेंस जब हम करेंगे तब मैं सेंटेंस समझाऊंगी आपको। कीप, केप्ट, केप्ट। बिगेन, बिगैन, बिगन। और एक लिख रहे हैं देखिए, डू, डिड, डन। तो हर एक क्लास में मैं आपको और 5 5 रेगुलर वर्ब्स अगले क्लास में भी मैं दूंगी। फिर बाद में आपको समझाऊंगी वर्ब का कैसे यूज होता है, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 का क्या कहाँ पे यूज होता है, उपयोग होता है। लिख लीजिए बच्चों। पिछली क्लास में मैंने लिखा था फॉल, फेल, फॉलन, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, ऐसे मैंने लिखा था, है ना? इस क्लास में और 5 दे रही हूँ आपको। लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो वापस रिकैप करती हूँ। इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, उनके 3 फॉर्म रहते हैं, V1 V2 V3। वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 फॉर्म रहते हैं। और वर्ब इरेगुलर वर्ब्स में हम ईडी ऐड करते हैं। ईडी ऐड करने के टाइम में हमको क्या है, आप बचपन में आपने पढ़ा होगा, राइट द पास्ट टेंस ऑफ करके ऐड करोगे तो ईडी लिखोगे। तो यहाँ पे देखिए, हॉप, हॉप्ड, क्यों यहाँ पे डाल रहे हैं हॉप, ये मोनोसिलेबल है, एक ही सिलेबल है, एक ही वर्ड आ रहा है, हॉप करके एक ही वर्ड है। फिर बाद में शॉप, क्लैप, ये सब ईडी ऐड, डबल पी ऐड करके ईडी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्ले, यहाँ पे वाई के आगे वावल आ रहा है, इसलिए हम सिर्फ ईडी ऐड करेंगे, आई ईडी नहीं ऐड करते, ये क्योंकि 2 वावल ऐसे पास में, क्योंकि आई भी एक वावल है ना, तो
ए आई, ए साउंड आ रहा है इसका, ए वाई का ए, प्ले। अब यहाँ पे वॉवल नहीं है, वाई के आगे क्या, वाई के आगे वॉवल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आई ई डी डालेंगे। क्या डालेंगे, यहाँ देखिए, एस टी यू डी, ये सेम स्पेलिंग लिख के वाई के बदले आई ई डी डालेंगे, सिर्फ ई डी नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या, कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं, एग्जाम्पल्स। मैं जब आपको एमसीक्यू पूछूंगी तब मैं आपको यही वर्ड स्टडी करके नहीं दूंगी, इसके जैसा ही दूसरा वर्ड दूंगी, आपको बराबर रूल अप्लाई करके उसका स्पेलिंग चुनना है। ठीक है, तो याद रखिए, यहाँ पे वावल है, यहाँ पे वावल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ई ऑलरेडी है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे एक डी डालेंगे, वापस डबल ई नहीं डालेंगे। ये जो है इरेगुलर वर्ब्स है, इसको ऐसे ही बाय हार्ट करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ओके, हैंग, हंग, हंग, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, कीप, केप्ट, केप्ट, बिगिन, बिगैन, बिगन, डू, डिड, डन। ओके बच्चों, लिख लिया बच्चों? तो अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग आपसे, ये सब आप बाय हार्ट कर लीजिए। ये जो इरेगुलर वर्ड्स है, पिछले 5 दिया था, पिछली क्लास में 5 दिया था, इस क्लास में और 5 दिए हैं, तो 10 हो गए कुल मिला के इरेगुलर वर्ब्स जो है। तो मैं क्वेश्चन आंसर्स में पूछूंगी, व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कीप, ऐसा पूछूंगी तो आपको केप्ट चुनना है। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बिगिन, ऐसा पूछूंगी तो बिगन। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डन, तो डू। फर्स्ट फॉर्म क्या है डन का, डू है। ओके, ऐसे उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन आंसर्स में आपसे पूछूंगी मैं एमसीक्यू में, तो बराबर पढ़ के आइएगा। पिछले 5, पिछली क्लास में 5 और इस क्लास में 5 दिए हैं, तो बराबर पढ़ के आइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।